हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सबके सामने आता हूं समय समय पर आज के दिन की बड़ी खबरें लेके, ऐसी खबरें लेके जिनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। कई बार क्या होता है कि खबर जो है वो खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, देखने में समझने में उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन उस खबर में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं जो आपकी यूपीएससी की तैयारी है, जो भी पब्लिक सर्विस एग्जाम आप देने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आमतौर पे कमोडिटीज के जो दाम हैं, वस्तुओं के जो दाम हैं, उनमें कितनी उतार चढ़ाव हो रहा है, कितनी गिरावट, कितनी चढ़ावट हो रही है, ये चीज जो है आमतौर पे हम यूपीएससी में नहीं देखते। लेकिन कभी अगर कोई ऐसी घटना होती है अचानक से जिसके कारण किसी वस्तु के दामों में अचानक से वृद्धि या गिरावट होती है, तो उसके कारणों को समझना हमारी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को क्लियर कर सकता है। वो कमोडिटी जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं वो है सोना। तो सोने के दाम जो हैं, अगर आप में से कोई किसी का परिवार सोने में डील करता है या आपके घर में कोई शादी है या कुछ फंक्शन है और आप सोना खरीदने निकले हैं इस समय, तो यह सोना खरीदने के लिए बहुत खराब समय है, क्योंकि सोने की कीमतें जो हैं इस समय एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। खास तौर पे अगर आप पिछले एक महीने में देखें तो करीब करीब आप देखेंगे कि 65,000 रुपए का 10 ग्राम के आसपास होता था सोना। और अगर मैं आज का रेट देखूं, अगर मैं अभी देख ही रहा था इस क्लास के जस्ट पहले, मैं आज का रेट देख रहा था, 65,000 रुपए के 10 ग्राम से करीब करीब 74,000 रुपए, 73,500 रुपए का 10 ग्राम ये सोना हो चुका है। यानी कि 12% के आसपास आपको बढ़त सोने के दामों में नजर आई है पिछले महीने भर में। महीने डेढ़ महीने में 12% के आसपास बढ़ोतरी आपको सोने के दामों में दिखाई मिलती है। तो पॉइंट यार ये है, यहां पे हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। पहली चीज ये है कि ये बढ़त हो क्यों रही है, ऐसा अचानक से सोने की क्या कमी पड़ गई या सोने की मांग क्या बढ़ गई। भाई यही है ना, मांग और आपूर्ति का नियम तो यही है कि जिस चीज की या तो आपूर्ति कम हो या फिर मांग ज्यादा हो, उसकी जो है दाम बढ़ जाती है। तो फिर क्या सोने की ऐसी आपूर्ति कम हो गई या सोने की मांग बढ़ गई या कुछ और कारण है जिस कारण से सोने की अचानक से दामों में, सोने के दामों में इतनी वृद्धि हुई। और इस वृद्धि का हम देख सकते हैं कि क्या यह वृद्धि आने वाले समय में कुछ रुक सकती है या इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है, और अगर यह वृद्धि नहीं रुकती या अभी भी इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये दो तीन छोटे छोटे बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 15 तारीख से हमारा P2I बैच आ रहा है शाम को 6 बजे वाला। तो आप में से जो अभी तक जुड़ा नहीं है, याद रखिएगा कि भाई 15 अप्रैल 2024 बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 15 अप्रैल शाम 6 बजे से P2I बैच आ जाएगा। P2I बैच में अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 29,999 का मिलेगा। और आप लोगों की, विद्यार्थियों की ही मांग पर अब इसमें 18 किताबों का सेट भी आपको इसी फीस के अंतर्गत दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह हार्ड कॉपी है किताबों की, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। यह आपके घर पे पहुंचेगी कुरियर के माध्यम से, तो क्षमा कीजिएगा। तो 18 किताबों का यह सेट भी जो है आपको आपके घर पे पहुंचेगा। 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर हमारे कैंपस में रखकर तैयारी कराने की सुविधा, रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर। 18 किताबों के साथ 29,999 ये कोर्स ले लीजिए, आपकी तैयारी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो AJ लाइव कोड याद रखिएगा, वो लगाकर आपको इससे जुड़ना है। आइए अब अपनी चर्चा पर वापस जाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि सोने की कीमतों में हुई है भारी बढ़ोतरी। तो यार सोना जो है, देखिए, सोने के दो तरह के उपयोगी, दो तरह के यूजर होते हैं। सोना दो तरह के लोग खरीदते हैं। अगर मैं स्वर्ण की बात करूं तो स्वर्ण के दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। दो तरह के लोग सोना खरीदते हैं, एक वो जो खरीदते हैं उपभोग के लिए और दूसरे वो जो खरीदते हैं निवेश के लिए। दोनों का फर्क पता है? उपभोग का मतलब यह है कि भैया आपके घर में है शादी, ठीक है, आपको सोना उस शादी के लिए खरीदना है। जो दुल्हन है या जो भी रिश्तेदार, आपने देखा होगा भारत में आमतौर पे शादियों में लोग सोना पहनते हैं, सोना गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। ये आपने देखा होगा। दहेज हालांकि गैर कानूनी है, लेकिन तब भी उसमें सोना दिया जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ये हो गया उपभोग कि यार आपको अंगूठी पहननी है सोने की। अब यार आप अंगूठी खरीदते हुए, ये जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देने के लिए अंगूठी खरीदते हो, तो यार आप जो है, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी दे रहे हो अगर सोने की, तो आप उस समय ये थोड़ा ना सोचोगे कि आज ये अंगूठी 30,000 रुपए की है, अगले साल हो सकता है 35 की हो जाए, उसके अगले साल हो सकता है 50 की हो जाए।
आप ये थोड़ा ना सोचते हो यार वो तो उपभोग के लिए लिया गया है। बात है कि नहीं है? बात सही है। वो ठीक है, वो निवेश है। अगर आपको कल को उसे बेचना पड़े तो आप उसको बेच सकते हो, लेकिन आमतौर पे मतलब आप ये सोच के नहीं खरीदते। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप शादी के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हो तो शादी के लिए ज्वेलरी आप ये सोचकर नहीं खरीदते कि अगले साल इसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसके अगले साल और कीमत बढ़ जाएगी, तो अभी मैं इसमें 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, आने वाले 10 साल बाद ये 20 लाख का हो जाएगा या 25 लाख का हो जाएगा। ऐसा सोच के कोई नहीं खरीदता। तो इनको हम कहते हैं उपभोग वाले उपभोक्ता, कि यार ये सोना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इनको बेचना है ही नहीं, मतलब इनका बेचने का कोई नियत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये बेच सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनका इंटेंशन नहीं है, इनका इरादा ये नहीं है कि ये सोने को बेचे। ये बात क्लियर हो गई? तो यार इन उपभोक्ताओं का तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो भाई एक व्यवहारिक चीज है, एक आचरण की बात है कि हमारे यहां लोग अभी भी सोना खरीदते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि मत खरीदो, उतना नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सोना भारत में ज्यादा होता नहीं है, हमें बहुत आयात करना पड़ता है, लेकिन तब भी लोग मानते नहीं यार, हमारे यहां शादी ब्याह में सोना चलता ही है। दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो सोने को एक निवेश का विकल्प देखते हैं कि यार आप सोने में पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप अगर सोने के प्राइस के पैटर्न का अध्ययन करो, जैसे आदमी निवेश में पैसा लगा, माफ कीजिएगा, शेयरों में पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, कुछ लोग जमीन खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, वैसे ही कुछ लोग सोना खरीदते हैं ये सोचकर कि यार अभी दाम कम है, अभी खरीद लेते हैं, अगले साल या उसके अगले साल या जब भी 10 साल बाद दाम बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो एक यूजर वो होता है जो सोने के दामों को निवेश के हिसाब से खरीदता है। ये बात स्पष्ट हो गई? तो यार ये उपभोग वाला जो पैटर्न है, इसको तो आप समझिए ये मोर और लेस एक जैसा ही रहता है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है भाई, ठीक है, चलिए, कभी आदमी, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में समृद्धि ज्यादा है तो लोग सोना ज्यादा खरीद रहे होंगे, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में समृद्धि कम है तो लोग सोना थोड़ा बहुत कम खरीदेंगे, लेकिन ज्यादा फर्क इसमें देखने को नहीं मिलता। इसमें मंथ ऑन मंथ फर्क आता है। जब शादी का सीजन आता है तो सोने की मांग बहुत बढ़ जाती है, जब शादी का सीजन नहीं होता, जब हमारे यहां श्राद्ध वगैरह के सीजन होते हैं भारत में, जब शादियां आमतौर पर नहीं होती तो यह मांग गिर जाती है। लेकिन तब भी अगर आप वार्षिक औसत देखें तो इसमें ज्यादा फर्क आता नहीं है, ये एक जैसा रहता है। सवाल यह आता है, असली फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है कि सोना एक निवेश के तौर पे कैसा है। क्या सोने का निवेश जो है वो आपको बाकी निवेशों की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, कोई भी निवेश जो होता है वो एब्सोल्यूट सेंस में अच्छा बुरा नहीं होता। निवेश जो होता है वो इस सेंस में अच्छा बुरा होता है कि बाकी निवेशों से ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है या कम कमा के दे रहा है। भाई आज की तारीख में मेरे पैसे मेरे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, 3.5% ब्याज तो मुझे वहां से भी आ रहा है, तब भी मैं उसे खराब निवेश बोलता हूं कि नहीं? क्योंकि अगर यही पैसा मैं एफडी में लगाता हूं तो मुझे 7% मिल जाता है। बात सही है कि नहीं? अगर यही पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं तो हो सकता है मुझे 12% मिल जाए। ये बात सही है कि नहीं? तो यार अगर मेरे निवेश का परसेंटेज, निवेश जो होता है वो अच्छा है कि बुरा, ये इस पे निर्भर करता है कि यार मेरे पैसे पर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है बाकी चीजों की तुलना में। अपेक्षाकृत मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं या कम पैसे कमा रहा हूं, यह चीज तय करती है कि मेरे निवेश की गुणवत्ता जो है, मेरा निवेश जो है वो अच्छी क्वालिटी का निवेश माना जाएगा या फिर खराब क्वालिटी का निवेश। ये बात सही है? तो अभी जब सोना अचानक से महंगा हुआ है, अब देखिए यहां से लॉजिक के तार जोड़ना शुरू करते हैं। ये वाले भाग को तो हम छोड़ देते हैं, इस वाले भाग से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इस वाले भाग पे जाते हैं। अचानक से अगर सोना महंगा होना शुरू हुआ है, यानी कि और ये केवल भारत की बात नहीं है बेटा, दुनिया में, अमेरिका में सोना बहुत महंगा हो गया है। अमेरिका में इस समय सोना अपने हाईएस्ट प्राइस पे है। तो पॉइंट यह है कि सोने में जो निवेश है, यह निवेश निश्चित तौर पर आकर्षक हो गया है। यानी कि इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो सोने में रिटर्न बढ़िया मिल रहा है, या फिर, जो कि आमतौर पे क्या ही होगा, ऐसा तो नहीं होता, या फिर बाकी निवेश जो बाकी निवेश हैं उनमें शायद रिटर्न आना कम हो गया है। बाकी निवेश में लाभ कम हो गया है, या तो लाभ कम या फिर खतरा अधिक। बात समझ रहे हो कि नहीं? कि भाई अगर मान लीजिए आज की तारीख में मैं शेयर बाजार में आमतौर पे पैसे, एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, मैं एक निवेशक हूं, मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए की राशि है, मुझे कहीं तो निवेश करनी है। अब यार इस राशि को मैं आमतौर पे शेयर बाजार में लगाता था, लेकिन मैंने क्या देखा कि यार ऑफ लेट शेयर बाजार तो यार गिर रहा है,
या फिर मैं एक अच्छा भाई निवेशक हूं, मुझे थोड़ा बाजार का अंदाजा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी चुनाव वुनाव हो जाएंगे, उसके बाद भारत में बाजार की कीमतें गिरेंगी, भारत में शेयर मार्केट नीचे जाएगा, अगर मुझे ऐसा लगता है मान लीजिए, तो यार इस समय मैं अपना पैसा शेयरों में लगाऊंगा क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अब जो भी अगली सरकार बनेगी वो निवेश विरोधी सरकार बनेगी, वो व्यापार विरोधी सरकार बनेगी, तो आपको ऐसा लग सकता है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं केवल, ऐसा मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार शेयर बाजार नीचे गिरेगा, तो इस समय मैं अपना पैसा शेयरों में तो नहीं लगाऊंगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं अपना पैसा कहां लगाऊंगा? मैं अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह लगाना चाहूंगा जहां पर कीमत खत्म ना हो पाए, या फिर मान लीजिए मैं ऐसा किसी देश में हूं जहां पर मुद्रास्फीति इनसेन है, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा है कि भाई उस देश की मुद्रा की वैल्यू क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। आज आपके पास उस देश की 1 लाख मुद्रा है, आप उसमें गाड़ी खरीद सकते हो, कल आपके पास उसी देश की 1 लाख मुद्रा है, उसमें एक रोटी आ सकती है। मुद्रास्फीति यही तो होती है। जिम्बाब्वे वगैरह में यही तो हुआ था कि आप 1 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर लेकर आप एक ब्रेड भी नहीं खरीद पाते थे। तो भाई मुद्रास्फीति इस तरह की हो सकती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपने निवेश को आमतौर पे धातुओं में करते हैं कि भाई निवेश जो है या तो आप उसको लगा सकते हो सीधा सीधा सोने में, क्योंकि सोना एक प्रेशियस मेटल है, बहुमूल्य धातु है, उसकी कीमत हमेशा बनी रहेगी। अगर आप भारत में नहीं बेच पा रहे हो तो भारत के बाहर कहीं बेच दोगे, लेकिन सोना जो है हमेशा एक ऊंची कीमत वाली धातु बना रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर आपके शेयर बाजार में अभी गिरावट आ रही है या गिरावट आने की आशंका है, या फिर आपके जो बॉन्ड हैं, आपका जो दूसरे निवेश के विकल्प हैं, अगर वहां से आपको रिटर्न कम आने की आशंका है, तो आप क्या करोगे? वहां पैसा लगाने की बजाय या फिर वहां लगा हुआ पैसा निकाल के आप सोने में निवेश कर दोगे कि यार जब तक वो स्थिति सुधरती नहीं है मैं सोने में ही निवेश अपना रखूंगा। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो यह निवेश का जो तुलनात्मक अध्ययन है, यही कारण है कि इस समय सोने की मांग बढ़ रही है। अब आते हैं अमेरिका पे। देखिए अमेरिका में क्या हुआ, और ये इसमें अमेरिका और भारत की कहानी लगभग एक जैसी है। दोनों देशों में क्या हुआ, मुद्रास्फीति बहुत ऊपर चली गई थी। अमेरिका में अमेरिकन फेड होता है, भारत में आरबीआई होता है। इनका काम होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। दोनों देशों में मुद्रास्फीति थी बहुत ऊपर, ठीक है। मुद्रास्फीति ऊपर थी तो दोनों देशों के बैंकों ने क्या किया, रेपो दरें बढ़ा दी। रेपो दर जो है दोनों देशों के बैंकों ने बढ़ा दी, और अगर रेपो दर बढ़ी तो आप जानते हो मुद्रास्फीति उससे नीचे आनी शुरू होती है, ठीक है। अब यह याद रखिएगा, अगर आपके देश की बैंकिंग में रेपो रेट बढ़ता है या कोई भी रेट बढ़ता है तो उसका असर हर तरह के रेट पे पड़ता है। अगर मान लीजिए बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो जो अगर आपने होम लोन ले रखा है उस लोन पे भी आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका जमा है तो इस बात की भी संभावना है कि उस पर भी आपको ब्याज मिलना बेहतर हो जाए। आपके जो बॉन्ड मार्केट में आपने कहीं बॉन्ड खरीदे हुए हैं या बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि बॉन्ड की भी यील्ड बेहतर हो जाए, बॉन्ड पे भी आपको ज्यादा ब्याज मिलना शुरू हो जाए। अगर दर बढ़ते हैं, ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट में रेट्स बढ़ते हैं तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं, और रेट गिरते हैं तो हर चीज के रेट गिरते हैं। तो भाई हुआ क्या, यूएसए में और भारत में दोनों में रेपो रेट को बहुत हाई कर दिया गया। जैसे भारत में अभी भी 6.5% रेपो रेट है, ठीक है, और इसके जरिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया गया। अब ये अमेरिका में भी पाया गया है और भारत में भी पाया गया है। ये हमने देखा, भारत में तो आपको मैंने पढ़ाया था अभी कुछ दिनों पहले कि हम 6% के नीचे आ गए हैं, 5.5% के आसपास हमारी मुद्रास्फीति है। हालांकि भारत में आरबीआई ने यह कहा है कि अभी भी हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, और हम क्या करेंगे, जब तक 4% के आसपास की रेंज में नहीं आते तब तक हम इनको बदलेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है बेटा। अमेरिका में अब बस ये इट्स अ मैटर ऑफ डेज, अब बस इसका इंतजार हो रहा है कि अमेरिका का जो फेड है, अमेरिका का जो फेड है वो ये रेपो रेट कम करेगा ही करेगा। ये मतलब ये तय है। ये इस तरह की लगभग पब्लिक बयान भी दिए जा चुके हैं कि जून आते आते फेड जो है वो रेट गिरा देगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। भारत में भी संभावना बहुत थी, आपको मैंने पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, पर आरबीआई ने नहीं गिराया। आरबीआई ने अभी ऐसा कोई इरादा भी नहीं बताया है, लेकिन फेड के मामले में लगभग तय माना जा रहा है कि ये रेपो घटाएगा। अगर ये रेपो घटाएगा तो आपके निवेश पर आपको ब्याज मिलना कम हो जाएगा। तो आपका निवेश जो है वो अभी जितना आकर्षक है उससे थोड़ा कम आकर्षक होने वाला है।
तो यार याद रखिए, जो निवेशक होते हैं वो इन चीजों को लेके बड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो 150 या 1 लाख रुपए की बात नहीं है ना, उनके लिए हजारों करोड़ रुपए की बात है। तो अगर 0.1% भी उनके लिए ब्याज घट जाता है तो उनको अपने निवेश के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या हम इसे यहीं रखें या हम इसे कहीं और लेकर जाएं। तो इस कारण से क्या हो रहा है, निवेश पे ब्याज घटने की संभावना है आने वाले महीनों में। इसीलिए अमेरिका में क्या हो रहा है, निवेशक जो हैं वो सारे के सारे स्वर्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोने की डील कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। तो इससे अमेरिका में सोना बढ़ रहा है, सोने की कीमत बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे भारत में भी कारण सिमिलर ही है। हालांकि भारत में, अब आप कहेंगे सर भारत में तो आरबीआई नहीं कह रहा कि हम घटाएंगे रेपो रेट, लेकिन इसके दो कारण हैं। एक तो सोना भारत में होता नहीं है, भारत को आयात करना पड़ता है ज्यादातर, ठीक है। तो अगर दुनिया में इसके दाम बढ़ रहे हैं तो भारत में भी बढ़ ही जाएंगे। भाई आप आयात कर रहे हो, अगर बाहर महंगा हो गया तो आपके यहां भी हो ही जाएगा। दूसरा कारण एक ये भी है कि भारत में आरबीआई की नीतियां भी जो हैं वो अमेरिका की फेड की नीतियों से प्रभावित होती हैं। तो अगर फेड रेपो रेट गिरा देगा तो भारत में भी इस बात के लिए आरबीआई पर बहुत दबाव पड़ने वाला है कि अब आप भी रेपो रेट गिराइए, वरना अमेरिका के जो व्यापारी हैं उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भारत में भी इस बात की संभावना है कि जब अमेरिकन फेड अपने इंटरेस्ट रेट गिरा देगा तो भारत का भी आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट गिरा देगा। तो सोने की मांग इसलिए अचानक से निवेशकों में बढ़ी है और निवेशकों में मांग बढ़ने के कारण सोना महंगा हो गया है, ठीक है। तो महंगा होने की गुत्थी तो सुलझ गई। अब आते हैं प्रभाव पे। यार देखो, सोने की मांग बढ़ने के प्रभाव भारत में कभी अच्छे नहीं होते, बहुत सीधी सीधी बात है। कारण एकदम सिंपल है, क्योंकि भारत जो है इसका आयातक है। बहुत ही सीधी सीधी बात है, भारत जो है मतलब इसका एक बहुत बड़ा आयातक है। और यार देखो, आयात बिल, जितना आप सोना मंगाते हो उतना आपका आयात बिल बढ़ता है। और यार आयात बिल किसी ऐसी चीज के लिए बढ़े जो जरूरी है, जैसे तेल है। भाई तेल के बिना तो आप रह नहीं सकते, आपकी गाड़ियां कैसे चलेंगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, बात सही है, तेल तो आपको चाहिए। तो ये तो जरूरी वस्तु का आयात है। तो तेल का आयात, हालांकि वो भी बहुत बड़ा बिल है, लेकिन तेल के आयात से फिर भी आपका दिमाग, एक अर्थशास्त्री का दिमाग मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं, एसेंशियल चीज है, जरूरी चीज है। सोना तो यार मतलब जबरदस्ती का आयात है ना, क्योंकि लोगों को चाहिए, लोग इसलिए ले रहे हैं। तो भारत जो है एक बड़ा आयातक है और अगर इसकी मांग बढ़ेगी, सोने की अगर मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? भारत का जो भुगतान संतुलन है वो निश्चित तौर पर बिगड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भारत सोने का बहुत बड़ी संख्या में आयात करता है, बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। लोग सोने की मांग ज्यादा करेंगे, अब भारत उत्पन्न तो कर नहीं सकता सोना एक दिन में, तो भाई हमको आयात ही करना पड़ेगा। आयात करेंगे तो हमारा भुगतान संतुलन बिगड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सोने की मांग बढ़ती चली जाएगी तो आपको थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका दबाव महसूस होगा। इसके अलावा भारत में जो जनरली निवेश होता है, वो निवेश राष्ट्र निर्माण में लगता है, वो निवेश की मात्रा भी कम होगी। अगर बाकी चीजों में जो है निवेश कम होगा, अन्य क्षेत्रों में, है ना, अर्थव्यवस्था में अगर निवेश कम होगा तो बाकी, भाई जो आप निवेश करते हो वो पूंजी बाकी चीजों के लिए उपलब्ध होती है ना, तो वो पूंजी उपलब्धता भी आपके यहां कम हो जाएगी। तो ये भी कुछ आपको आर्थिक स्लोडाउन भी हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। अब यार ये वाला जो होता है कि भाई निवेश के लिए लोग सोना खरीदते हैं, तो इसके लिए सरकार जैसे कई सारी योजनाएं लेके आई है। एक योजना होती है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, आपने शायद नाम सुना होगा, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि आप भाई, जैसे मान लो, इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे मान लो मुझे आज 1 लाख रुपए का सोना खरीदना है, मुझे अपने 1 लाख रुपए सोने में निवेश करने हैं। और याद रखिए, इस कैटेगरी में अगर मैं जाऊं तो मैं सोने का निवेशक हूं, मुझे कोई उसकी अंगूठी नहीं बनवानी, मुझे कोई उसका गले का हार नहीं बनवाना, मुझे बस 1 लाख रुपए सोने में निवेश करना है कि सोने के दाम बढ़ जाएंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार यह कहती है कि यार अगर तुम्हें निवेश ही करना है तो तुम एक्चुअल सोना क्यों मंगवा रहे हो, छोड़ो, एक्चुअल सोना मत मंगवाओ। भाई अगर आपको एक्चुअल सोना तब चाहिए ना जब आप उसकी माला बनवाओ, उसकी अंगूठी बनवाओ। अगर आप एक्चुअल सोना, आपको माला अंगूठी कुछ नहीं बनवानी, तो आप एक्चुअल सोने का क्या कर रहे हो, छोड़ो एक्चुअल सोना। तो सरकार ये कहती है कि भाई जैसे मान लो अतुल जैन को 1 लाख रुपए का सोना खरीदना है, ठीक है, तो अतुल जैन 1 लाख रुपए सरकार को दे दे और सरकार से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद ले। सोवरिन मतलब सरकार की गारंटी है इसकी। तो ये क्या है, ये बेसिकली सोने का प्रमाण पत्र है।
तो सरकार क्या करेगी, मुझे एक ऐसा प्रमाण पत्र इश्यू कर देगी कि भैया अतुल जैन ने इस साल हमें 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए वर्थ का सोना इनके पास है। 8 साल बाद यह बॉन्ड मैच्योर होता है, 8 साल का यह निवेश है और इसमें क्या होता है, 8 साल बाद सोने की जितनी कीमत होगी, जैसे आज की तारीख में मान लो 1 लाख रुपए में कितना 15 ग्राम सोना आ रहा है आज की तारीख में, मान लो तो 15 ग्राम सोने की 8 साल बाद जितनी कीमत होगी, 8 साल बाद मुझे उतनी वापस मिल जाएगी, प्लस मेरे निवेश पे मेरे को 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ताकि हमें फिजिकल सोना कम आयात करना पड़े और जो निवेशक कैटेगरी है, जो निवेशक वर्ग है, वो सोने में ऐसे ही निवेश करे। तो सोने की अगर मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे सरकार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को और आकर्षक बना सकती है। इस तरह की और योजनाएं भी सरकार जो है लेकर आ सकती है। मैं आशा करता हूं कि छोटी सी चर्चा से ये एक जो न्यूज चल रही है आजकल, ये आपको क्लियर हुई होगी और अब आप सोने की कीमतों को लेकर एक बेहतर टिप्पणी करने की दशा में रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है वो 15 तारीख को शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगाना है, 29,999 में आपको जुड़ना है। 18 किताबों का सेट, जो सारी सुविधाएं आपको मिलती थी, रोज 3 घंटे का लेक्चर, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज और आपको हैंड रिटन नोट, जो आपको मिलता था वो सब मिलेगा। साथ में 18 किताबों का सेट भी आपके घर पहुंचेगा कुरियर के जरिए। और इसके अलावा आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा। 29,999 में आज ही AJ लाइव कोड लगा के P2I बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।